तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी हो इस बार क्लास 12 में और आपको 2026 में फिजिक्स का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 12 पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा फिजिक्स एक ही वीडियो में, आपका फिजिक्स में 70 में 70 नंबर में कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। देखो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स 2026 70 नंबर बिल्कुल पक्का, पूरा फिजिक्स एक वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन इस 1 घंटे में मैं पूरे फिजिक्स को कंप्लीट करवाने वाला हूं। सबसे पहले हम पूरे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर अतलग उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को, वो भी आंसर के साथ, क्योंकि 2026 में हमारी है 95% प्लस की गारंटी और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सबको आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो छोटी सी फैमिली है ना, उसको आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर के क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब करेंगे कुछ तूफानी हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमारा आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हम पूरे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से है। देखो क्या है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2014, 15, 20, 22 सब में आ चुका है, तो इस बार भी आएगा भैया। इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो बहुत स्पेशल है। तो फर्स्ट है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकेंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। बेटा, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है ना, वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं। देखो, मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था। एफ इक्वल टू मैंने बताया था आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे न्यूटन, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक अगर निकालना होगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट को हम एफ के जगह पर लेकर चले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 अपान एफ आपका यहाँ आ गया, तो एफ इंटू आर स्क्वायर। अब बताओ इसका मात्रक क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का। देखो, इस फॉर्मूले से देखो, आपका Q1 है आवेश, Q2 भी है आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो दो आवेश है तो कूलाम स्क्वायर प्रति एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन, आर है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, देखो फॉर्मूले से हो गया, तो यही आपका आंसर होगा भैया। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक एक क्वेश्चन को बस देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, पूरा फिजिक्स में लेकर आया हूं। सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, मैं आपको इस बार टॉपर बनाऊंगा। दूसरे चैप्टर से है E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब E बराबर 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन कितना होगा। फर्स्ट है B अनुक्रमानुपाती 1/r, सेकंड है B अनुक्रमानुपाती r, थर्ड है B व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, फोर्थ है बी आर पर निर्भर नहीं करेगा। देखो, ये व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाएगा क्योंकि 1/r है, ठीक है। तो भैया E बराबर, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन जो होगा वो बी आर पर निर्भर ही नहीं करेगा, विभव दूरी पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, विद्युत धारा चैप्टर का, थोड़ा फास्ट हमें चलना होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको। देखो तीसरा, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है।
ये विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन है। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, या इनमें से कोई नहीं? बेटा इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। एक बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता होती है ना एवं विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल होता है, इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। चौथा देख लो भैया, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का, और क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। देखो, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं? तो गतिशील आवेश जो है ना वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब भी कोई आवेश गतिशील होता है ना तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूं, आंसर आप लोग दे देना। बताओ वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव, इसका मात्रक क्या होता है? इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन देख लो बेटा, वो कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? अब ये 5 नंबर चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का क्वेश्चन है। देखो एक एक चैप्टर से मैंने एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। देखो मैंने पूरे फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी एक वीडियो में बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, या सभी पदार्थ? बेटा इसमें से जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ना ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? बताओ विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि 6 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, या द्रव्यमान? भैया लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम, या 1 प्रति ओम सेकेंड? भैया प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है ना वो ओम सेकेंड होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे। देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन हमारे 7 चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का था। अब 8 नंबर क्वेश्चन जो होगा 8 नंबर चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे का होगा। देखो निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, या बीटा किरणें? भैया बीटा किरणें जो होती है ना ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम व न्यूनतम होगा? प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम व न्यूनतम होगा? चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का ये क्वेश्चन है, तो कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, तो इसको लेना जरूरी था। चलो लाल तथा बैगनी रंग, बैगनी तथा लाल रंग, नीला तथा पीला रंग, और हरा तथा सफेद रंग। बेटा प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से बैगनी रंग का जो विचलन है वो अधिकतम होगा और लाल का न्यूनतम होगा, मतलब बैगनी तथा लाल रंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, तरंग प्रकाशिकी का क्वेश्चन है ये, वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वो कौन सी घटना है? मतलब वो कौन सी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है? फर्स्ट है व्यतिकरण, सेकंड है विवर्तन, थर्ड है ध्रुवण, फोर्थ है अपवर्तन। बेटा जो ध्रुवण होता है ना ये एक ऐसी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। बताओ किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती? ये 11 नंबर चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का क्वेश्चन है। तो देखो भैया मैंने आपको बताया था कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा होता है ना, ये लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी होता है।
या लैम्डा इक्वल टू मैंने बताया था, यहां पे मैं बता देता हूं, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है। तो देखो ये जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है, क्योंकि एच अपान एम भी है, आवेश पर निर्भर नहीं करती, वेग पर भी निर्भर करती है और संवेग पी पर भी निर्भर करती है, मतलब ये आवेश पर डिपेंड नहीं करती। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य आवेश पर डिपेंड नहीं करती। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे परमाणु चैप्टर का है, 12 नंबर चैप्टर का। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? अगर आपको एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करना है तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। 13 नंबर पे आ जाओ। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसका पीडीएफ दे देते। भैया इसका पीडीएफ भी मैं देता हूं, आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, उसी में आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, जाकर डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। देखो 13 नंबर, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है बताओ? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 0, थर्ड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा बेटा 0 होती है, 0 ही 0 शून्य होती है, ठीक है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा देखो 13 नंबर क्वेश्चन जो था ये नाभिक चैप्टर से था, 13 नंबर टॉपिक। अब लास्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर अर्धचालक से होगा, ठीक है। मतलब एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को हमने ले रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, किसके द्वारा होता है? अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, या ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से? बेटा अर्धचालक में विद्युत चालन कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से होता है, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक। अब भैया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी आती है। बहुविकल्पीय हमारा फिनिश हुआ, अब हम देखेंगे अपने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, क्योंकि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप भले ही कॉपी पेन लेकर ना बैठे, लेकिन हम जरूर पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ोगे गलती आप ही की है, एक दिन रह जाओगे, एवरेज में 50-60% नंबर आएगा, भटकते फिरोगे। आज अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ये ध्यान देना। अभी समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। चलो भैया, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विद्युत धारा का क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका सूत्र और मात्रक लिखना है। चलो पढ़ लेते हैं भैया। विशिष्ट चालकता, देखो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक लाइन में मैंने आंसर दे दिया, जवाब दे दिया, ठीक है, समझ में आया। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, लिख देना इसे सिग्मा। एक साइन होता है कुछ ऐसे आधा ना की तरह, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि कहा गया है विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/ρ, 1/ρ। ये रो जो है ना, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, आप साइड में लिख दीजिएगा। रो जो है बेटा, रो ये है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये हो गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अब कुछ बच्चे हमारे कहेंगे, जो प्यारे प्यारे बच्चे कहेंगे फजी मात्रक बता दीजिए। तो बेटा मात्रक तो मैं आपको बताऊंगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ना बताऊं। इसका जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, या महो मीटर इनवर्स,
महोमीटर इनवर्स, या आप साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख दीजिए या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये सब इसका मात्रक होता है। लेकिन अब कुछ हमारे होशियार बच्चे जो है ना कहेंगे सर जी कैसे आखिर निकालेंगे इसका मात्रक। तो मैं एक पेज में आपको बता देता हूं। देखो, मैंने आपको बताया सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है। ठीक है, अब रो जो होता है ना, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला होता है रो का R इंटू A/L। ठीक है, तो R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और अपान L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो रो का जो मात्रक आया बेटा वो आया ओम मीटर। कितना आया? ओम मीटर। अब चूंकि सिग्मा इक्वल टू जो विशिष्ट चालकता होता है सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, तो रो आपका है ओम मीटर, रो का मात्रक होता है ओम मीटर। अब बेटा ओम मीटर को जब ऊपर ले जाओगे ना तो आपका सिग्मा का मात्रक आ जाएगा। देखो ओम के ऊपर एक लगा है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा, सिग्मा का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वही तो मैंने बताया यहाँ पे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखते हैं, यही इसका मात्रक होता है। बस हो गया बेटा, एक क्वेश्चन हो गया। अभी अतलग उत्तरीय हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ा इसमें लिखना नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा डीप हम जाने वाले नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे ऐसे अभी अतलघु उत्तरीय को पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सबका खात्मा हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। 2014, 15, 17, 18, 24 सब में आ चुका है, तो 26 में इंतजार करना जरूर आएगा। देखो, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब किसी बंद वक्र परितः के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, यानी कि सबसे पहले हम क्लोज इंटीग्रेशन लिखेंगे, बंद पृष्ठ है तो क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। देखो बी वेक्टर जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डी एल वेक्टर है लघु अवयव। इसका जो रेखीय समाकलन है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा आई का जो है म्यू नॉट गुना होता है। बस यही हो जाएगा बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम। मतलब किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो इसमें जो धारा है आई उसका म्यू नॉट गुना होगा, यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। यहां पे म्यू नॉट जो है ये निर्वात की चुंबकशीलता है, लिख देना म्यू नॉट जो है ये निर्वात की चुंबकशीलता है। चलो हो गया बेटा, ये भी क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब तीसरा हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि एक नंबर में ये, 2 नंबर ये आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है। देखो, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बेटा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2015, 19, 21, 23, तो 26 इंतजार करो आएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? तो समय हमें दिया गया है डेल्टा टी, समय में परिवर्तन जो है वो 0.1 सेकंड है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है
चुंबकीय फ्लक्स में 0.1 सेकंड में 1 वेबर, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो 1 वेबर से 0.1 वेबर हो रहा है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब फाई1 की जो वैल्यू है वो 1 वेबर है कि नहीं, क्योंकि 1 से 0.1 हो रहा है तो 1 वेबर हो गया, ठीक है। अब फाई2 की वैल्यू है, मतलब 1 वेबर से 0.1 वेबर हुआ है तो 0.1 वेबर है, ठीक है, वेबर। ये आपका हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखिए फाई1 फाई2 ये दोनों आपका हो चुका है। अब हमें पहले क्या करना है, देखो एक काम करो, आप लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लो, यानी कि डेल्टा फाई को हम यहीं पे निकाल लेते हैं। डेल्टा फाई इक्वल टू होता है फाई2 माइनस फाई1, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई का, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेल्टा फाई इक्वल टू कर देंगे, फाई2 की वैल्यू है 0.1, फाई1 की वैल्यू है 1, तो जब इसको घटाएंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा 0.1 में से 1 घटाएंगे तो 0.9 आएगा, वो भी माइनस में, माइनस 0.9 वेबर आ जाएगा, वेबर। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ई को निकालना है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको शायद बताया था आज से हजारों वर्ष पहले, मतलब अभी जल्दी, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई का फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला मैंने बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो मैंने बताया था डेल्टा फाई माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी इसका फॉर्मूला होता है। आप चाहते ना तो यहाँ पे जो माइनस डेल्टा फाई मैंने लिखा है, इस डेल्टा फाई को यहाँ पे आप सॉल्व बना करते, इस यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह पर फाई2 माइनस फाई1 भी कर सकते थे, बात वही है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस, तो आपका ऐसे माइनस आपका आगे रहेगा, पहले माइनस आगे कर दो, फिर ब्रेकेट रखो, माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू है माइनस 0.9 अपान डेल्टा टी की वैल्यू तो आपकी है ही 0.1, ये ऊपर देखो 0.1 सेकेंड है, ठीक है। अब देखो ये माइनस जब ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0.9 अपान 0.1 हो जाएगा, 0.0 से दशमलव कैंसिल, तो फाइनली ई की जो वैल्यू आपकी आएगी ना प्रेरित विद्युत वाहक बल की, वो 9 वोल्ट आ जाएगी, वो भी प्लस में आएगा बेटा, प्लस में, ठीक है। तो 9 वोल्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, हमें डेल्टा टी दिया गया था, फाई1 फाई2 दिया गया था, हमने डेल्टा फाई निकाला माइनस 0.9, फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, माइनस ऑलरेडी आगे था, इसमें भी माइनस था, दोनों प्लस हुए, 0.9 अपान 0.1 आया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 वोल्ट आपका आंसर आ चुका है, ठीक है भैया। तो ये भी समझ में आ गया। देखो कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से ये सब हलवा है, सिर्फ उठाकर खा लेना है, कुछ भी करना हमें नहीं है, ठीक है बेटा। चलो इसको हटाता हूं मैं और चलता हूं अपने चौथे क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम देख लेते हैं यहीं पे। अब ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन स्पेशल था तो मैंने कहा क्यों ना इसको इंक्लूड कर दिया जाए अपने क्वेश्चंस की सीरीज में। देखो दिए गए परिपथ, ध्यान से समझो, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको विद्युत वाहक बल निकालना है। यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें एक प्रतिरोध लगा है जिसका विभव 40 वोल्ट है, एक संधारित्र लगा है जिसका विभव 20 वोल्ट है, एक प्रेरकत्व लगा है जिसका विभव 50 वोल्ट है, और हमें प्रेरित सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। तो बेटा हमें करना कुछ नहीं, पहले प्रतिरोध का विभव हमें दिया गया वी आर, देखो प्रतिरोध का विभव है तो इसको वी आर से डिनोट करेंगे, ये दिया गया है 40 वोल्ट। फिर हमें दिया गया वी सी, देखो धारिता को सी से डिनोट करते हैं तो वी सी दी गई है 20 वोल्ट, संधारित्र का विभव दिया गया है, ठीक है। फिर हमें बी एल दिया गया है, वी एल प्रेरकत्व का विभव 50 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, परिणामी विभव निकालना। देखो परिणामी विभव जो होगा ना वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो आपका ये कौन सा परिपथ है, देखो यहाँ पे ये प्रेरकत्व है, यहाँ पे संधारित्र है, यहाँ पे प्रतिरोध है, तो ये एल सी आर परिपथ है। कौन सा परिपथ है, एल सी आर परिपथ। तो ऐसे लिख भी सकते हो यहाँ पे एल सी आर परिपथ में, ठीक है।
परिणामी विभवांतर हम निकाल लेंगे, वही प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो परिणामी विभवांतर, इसका एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो परिणामी विभवांतर, ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत खास है तो हम ध्यान से इसको समझेंगे। परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए परिणामी विभवांतर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू हमारा होता है, ध्यान से समझना, V इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। ये होता है बेटा फॉर्मूला हमारे परिणामी विभवांतर का, ये फॉर्मूला, इसी पे हम वैल्यू को रख देंगे, फाइनली हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो अंडर रूट VR की वैल्यू कितनी है, देखो प्रतिरोध पर विभव कितना है, ऊपर देखो 40 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस VL की वैल्यू कितनी है, VL 50 है, VC 20 है, तो 50 माइनस 20 का स्क्वायर, ये इतना हो गया बेटा। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, सब हाई रेटेड वाले क्वेश्चन है। तो देखो अंडर रूट 40 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 1600 आ जाएगा, 1600 प्लस 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा, और 30 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1600 प्लस 900, 30 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 900 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा फाइनली परिणामी विभव V आ जाएगा, V इक्वल टू अंडर रूट 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा, 2500। ठीक है, तो फाइनली 2500 का जब वर्गमूल करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 50 वोल्ट आ जाएगा, यही हो जाएगा बेटा परिणामी विभव, यही आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया। मतलब हमें प्रतिरोध पर विभव दिया गया था, संधारित्र पर विभव और प्रेरकत्व पर विभव, हमें परिणामी विभव निकालना था। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो हमने सॉल्व किया भाई, तो फाइनली हमारा 50 वोल्ट आ चुका है। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पांचवा क्वेश्चन जो लिया है ना, ये अपने किरण प्रकाश की चैप्टर से मैंने इसको ले लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। देखो बच्चों, काफी स्पेशल क्वेश्चन है, तो स्पेशलिटी को तो हम पहले ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेशल तो स्पेशल होता है। देखो, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो सिंपल सा है, देखो एक नंबर में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। लेंस की क्षमता जो है, हेडिंग डालेंगे, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ आप खुद ही। P इक्वल टू 1/f मीटर में, मतलब लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो P इक्वल टू 1/f मीटर में। या अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो इसका भी इलाज है मेरे पास, या सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100/f, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 100/f। अब ये सेंटीमीटर में, कहीं कहीं सेंटीमीटर में दिया जाता है, तो हम ऐसे इसको लिख देंगे बेटा। ये दोनों फॉर्मूला आपका लेंस की क्षमता का ही है। अब मात्रक कोई बोले भैया मात्रक सर जी बता दीजिए, मात्रक क्या होगा इसका, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है ना, वो होता है डायोप्टर, डायोप्टर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना सा होता है लेंस की क्षमता, बहुत खास नहीं है, बहुत ज्यादा डीप हमको जाना ही नहीं है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अति लघु उत्तरीय हमने देख लिया, चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्नों में मैंने एक ऐसे क्वेश्चन को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 3 नंबर में। तो चलिए देखते हैं बेटा, ये विस्तृत उत्तरीय में भी कभी कभी आ जाता है। देखो, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि I इक्वल टू NEA BD वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपको स्थापित करना है। चलो हम क्या करते हैं, बहुत स्पेशल डेरिवेशन टाइप का है, तो इसको पढ़ लेना। 13, 16, 17, 18, 22, 23 में आ चुका है।
तो आज फिर हम कराएंगे। कहाँ पड़े हो चक्कर में बेटा, कोई नहीं है टक्कर में। देखो हमने क्या किया है, एक सर्किट ले लिया है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखो धारा आई इसमें बह रही है। अब यहां पे एक मैंने चालक ले लिया है जिसको मैंने ए बी मान लिया। देखो ए बी जो है आपका एक चालक है। अब ये चालक जो है इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना वो ए है। जैसे ये जो इतना पोर्शन है आपका चालक का ना, इसका क्षेत्रफल ए है। अब चालक है तो उसमें भैया इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी ना किसी वेग से गति करेंगे, तो इसमें जो अपवाह वेग है वो vd है। देखो भैया जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो उनका एक वेग होता है जिसको हम अपवाह वेग बोलते हैं, वो vd है। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसमें आवेश है, तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी उत्पन्न होगी, तो ई भी यहाँ पे है, ई वेक्टर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नहीं ई आप लिख देना, ई इसमें उत्पन्न होगी, तो ये हो गया। मतलब माना चालक ए बी है, ये ए बी आपका एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई भी हमें दी गई है। देखो ये जो चालक की लंबाई इतनी है ना वो एल दी गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अपवाह वेग से गति करेंगे, ठीक है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी, चालक में धारा आई ऑलरेडी प्रवाहित हो रही है। अब हमने इतना लिख दिया कि माना चालक ए बी है जिसकी लंबाई देखो एल है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब हम पहले निकाल लेंगे इस चालक का आयतन कितना है। अब आयतन निकालना है अगर तो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा कर देना है आपको, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा चालक का आयतन। देखो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चालक का आयतन, आयतन। तो चालक का आयतन अगर आपको निकालना है तो ये जो आपका क्षेत्रफल है ए और जो एल है लंबाई, इनका गुणा कर दोगे, मतलब क्षेत्रफल पूरा जो है और जो लंबाई है इसका गुणा कर दो, पूरे चालक का आयतन आ जाएगा। अब मान लो यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे मान लो ये जो चालक है ना इसके क्षेत्रफल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे में इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। देखो पूरे क्षेत्रफल पूरे आयतन पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो लिख दो यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चालक पर इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरे चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, और इस चालक का आयतन कितना है, Al है, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे NaL हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो कुल आवेश कितना होगा भैया बताओ। यदि प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर मान लो कि प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश जो होगा उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे बच्चों Q से। तो Q इक्वल टू आपका कितना होता है, Ne होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपका है वो है NaL, तो यहाँ पे N इंटू AL हो जाएगा, ये N के जगह पर, और इंटू E हो जाएगा, इतना हो गया। तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, Q इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा NaL इंटू E, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझो डेरिवेशन। अब मान लो चूंकि अनुगमन वेग vd है, अनुगमन वेग कितना है, vd है।
अब अनुगमन वेग तो आपका ऑलरेडी वीडी है, तो आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय, जो आवेश होगा उसके द्वारा इस चालक को पार करने में कितना समय लगेगा, समय भी निकाल लेंगे। अरे भैया समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहां पे लिख देंगे आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय। तो बेटा समय को हम लोग डिनोट करते हैं टी से, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब चूंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी आपकी एल है, इस पूरे चालक की जो लंबाई है एल है, ये दूरी हो गई, और अपान वेग है आपका वीडी, तो एल अपान वीडी हो जाएगा इसका समय। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो टी इक्वल टू एल अपान वीडी हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब हम वैद्युत धारा निकाल लेंगे, इसमें धारा कितनी बहेगी चालक में वो निकाल लेंगे, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा आई इक्वल टू हमारा होता है बेटा क्यू अपान टी होता है कि नहीं होता है, आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। तो आई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू, अब क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो क्यू जो आवेश मैंने निकाला था वो था एन ए एल इंटू ई, तो यहां पे हो जाएगा एन ए एल इंटू ई अपान टी के जगह पर हम लिख देंगे एल अपान वी डी, टी के जगह पर लिख देंगे एल अपान वी डी। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। यहां पे होगा क्या, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये बी डी ऊपर चला जाएगा, तो एन ई ए वी डी। यही तो हमें प्रूफ करना था कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब यहां पे एक चीज और समझ लो बेटा, ये सब आखिर है क्या, तो आई तो आपकी धारा है पता ही है, एन क्या है, एन देखो एन भी मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। आई है धारा, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, आई क्या है, एन क्या है, ई क्या है, ए क्या है, सबको मैं लिख देता हूं। ठीक है, ए क्या है और वी डी क्या है। ठीक है, ये सब है क्या, तो आई है धारा, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए क्या है क्षेत्रफल है, ए है क्षेत्रफल, वी डी क्या है, ये अपवाह वेग है, अपवाह वेग। ठीक है, तो ये आपका था। ठीक है, बस यही रिलेशन होता है, यही हमें प्रूफ करना था बेटा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैंने बहुत डीपली समझाया। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पे धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध क्या होता है, एक हेडिंग यहाँ पे डाल देना और समझ लेना, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, ये चीज जान लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दिया जाए। तो देखो धारा घनत्व जो होता है, J इक्वल टू हमारा होता है I अपान ए। अब देखो एक काम करो, I के जगह पर आप लोग रख दो ये वैल्यू NEAVD वाली वैल्यू, तो NEAVD हो जाएगा अपान ए, आपका नीचे है ही, ए से ए कैंसिल, तो धारा घनत्व और अपवाह वेग में जो संबंध होगा वो हो जाएगा बेटा J इक्वल टू NEVD। बस यही रिलेशन होता है धारा घनत्व और अपवाह वेग में। ठीक है, बस हो गया, यही संबंध होता है बेटा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अरे टेंशन मत लो शुभम सर, जब तक आपके साथ है ना आँच नहीं आने देंगे। चलो बेटा इसको भी हटाते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सब हो गया। दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल है हमारे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर से। देखो
दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों के बीच 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमें क्या दिया गया, दो लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब दोनों में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो तारों के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें दो तारों पर बहने वाली धारा I1 और I2 दी गई है। दोनों की वैल्यू दी गई है बेटा 5 एम्पीयर, तो हम लिख देंगे 5 एम्पीयर, और यहां पे भी लिख देंगे 5 एम्पीयर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि आर, हमें दूरी की भी वैल्यू दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। पहले इसको मीटर में बदलो बेटा, तो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देना। 100 को ऊपर लाओगे तो भैया 2.5 गुणे 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ऊपर लाएंगे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बदलना आपको आता ही होगा। ठीक है, एल, हमें लंबाई भी दी गई है बेटा, ये देखो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई, तो एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है कि नहीं बदलना है? अरे बदलेंगे भैया, कैसे बदलेंगे, 10 को 100 से भाग दे देंगे। अब 10 को 100 से भाग दोगे भैया तो 1/10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। 10 को ऊपर लाओगे तो 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं कि ये ऊपर लाओगे, ये नीचे लाओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, भाई समझो। देखो हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10/100 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर। ये कैंसिल, 1/10 हो गया, 10 की पावर 1 होता है, ऊपर आएगा 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, यही तो मैंने लिखा है, बस यही समझाना चाह रहा था। अब आपको निकालना है बल, मतलब सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपको निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बेटा F/L = हमारा होता है μ0/2π। देखो μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, ×I1 × I2/R। ये होता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल होता है, उसका फॉर्मूला। इसी पर वैल्यूज को हम रख देंगे। देखो F आपका इधर ही रहेगा, L को हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो F = हमारा हो जाएगा, देखो ये μ0/2π की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 × 10 की पावर -7 गुणे L की वैल्यू है 10 की पावर -1। इसको इधर ले आएंगे, देखो F, अभी F ही लिख देते हैं, F लिख देते हैं, सॉरी L लिख देते हैं, L हम इधर ला रहे हैं तो L लिख देंगे। ठीक है, I1 की वैल्यू है 5, I2 की वैल्यू भी है 5, और नीचे है R की वैल्यू जो है वो कितनी है 2.5 × 10 की पावर -2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5 × 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये 2.5 है, ये 5 है, तो भैया 2.5 दूना 5, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो F = हमारा हो जाएगा, देखो 2 × 10 की पावर -7 गुणे ये L की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -1 है, जो हमने निकाला था 10 की पावर -1 गुणे 2 का 5 से गुणा करेंगे 10 होगा, गुणे 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अब एक काम करो, बहुत ध्यान से समझो, F = हमारा कितना हो जाएगा, सोचो। ये 2 × 10 की पावर -7 है, ये -1 है, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 1 है, ये 2 है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। बस यहीं पे आप सॉल्व कर लो। F = हमारा हो जाएगा 2 × 10 की पावर -8 है, ये 3 है भैया, 8 में से 3 जाएगा, 10 की पावर -5 बचेगा न्यूटन, और यही हमारा आंसर। लो बेटा, यही तो आंसर हो गया हमारा। क्या था इसमें, एकदम हलवा था, खा लिया हमने, हो गया काम। तो ये हो गया भैया हमारा बल।
बस हो गया, बस फॉर्मूला आप लोग याद रखो, काम हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा। चलो अब हम चलते हैं अपने तीसरे लघुत्तरीय प्रश्न पर। भाई हम सबको पढ़ेंगे, जब तक हमारे अंदर है जान किसी को नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। चलो तीसरा क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली पूछा भी जाता है, तो इसको तो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, मतलब 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से जीरो हो जाए, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम है तो प्रेरित धारा का भी मान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले हम जो जो दिया गया उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल ए दिया गया है, ये दिया गया है बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हमें बदलना है मीटर स्क्वायर में, तो आपको पता ही है, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, इसको मीटर स्क्वायर में बदलोगे पहले, तो कैसे बदलोगे, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको 100 को दो बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है ना, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हमारा कट जाएगा। देखो ये, चलो हम काटेंगे नहीं, एक काम करेंगे, 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 की पावर 4, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर -4, यानी कि ये आ गया 10 की पावर 4 में से 2 जाएगा -2 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर हो चुका है, तो हम ए के जगह पर लिख सकते हैं बेटा, अगर मीटर स्क्वायर में इसको बदलें तो 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। अब हमें फेरों की संख्या भी दी गई है, इसमें 400 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये दिया गया है 400 फेरे। उसके बाद में हमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, मतलब हमें B1, पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.20 थी, उसके बाद ये शून्य हो जाता है, तो हमें B1 की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और B2 क्योंकि ये घटकर शून्य हो रही है तो इसकी वैल्यू दी गई है 0 मीटर स्क्वायर, 0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, समय भी दिया गया है, क्षेत्र 0.1 सेकंड में, तो डेल्टा टी की वैल्यू जो हमें दी गई है 0.1 सेकंड दिया गया है, ठीक है। इतनी वैल्यूज दी गई है और हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल E निकालना है। सबसे पहले देखो लिखा है यहाँ पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो हमें प्रेरित धारा का मान भी निकालना है, यानी कि हमें प्रतिरोध भी दिया गया है, इसको भी लिख दो बेटा, प्रतिरोध जो है वो 4 ओम है अगर, तो आपको प्रेरित धारा I भी यहाँ पे निकालनी है। तो दो चीजें हमें निकालनी है, तो हम इसको बहुत बारीकी से समझेंगे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले हम विद्युत वाहक बल को निकालते हैं। विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये हमारे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम से रिलेटेड है। तो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू मैंने बताया था -NA डेल्टा B अपान डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारे विद्युत वाहक बल का। अब E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो -NA, देखो डेल्टा B के जगह पर मैंने बताया था कि आप B2 - B1 भी लिख सकते हैं, B2 - B1 अपान डेल्टा T, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सारी वैल्यूज को रखेंगे -A, देखो n की वैल्यू है 400, ऊपर देखो फेरों की संख्या आपकी 400 है, क्षेत्रफल आपका कितना है 10 के पावर -2 है, B2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है,
B1 की वैल्यू है 0.20 और अपान है आपका 0.1, इतना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, E इक्वल टू, देखो -400 को हम लिख सकते हैं -4 × 100, और 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 गुणे 10⁻−2 आपका ऑलरेडी है। देखो जीरो में से 0.20 जाएगा तो भैया -0.2 बचेगा, वही बचेगा। ठीक है, क्योंकि जीरो जा रहा है तो कोई फर्क ही नहीं है, अपान 0.1, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4, ये -4 है। ठीक है, -4 गुणे, ठीक है, गुणे 10⁻2 है, ये 10⁻−2 है। तो भैया ये 10⁻2 है और -2 है, तो 2 में से 2 चला जाएगा, गुणे ये -2 आपका यहाँ पे बचा है, तो -2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं भैया मेरे, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, -4 है, ये -2 है, दोनों का गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, गुणे 10⁻2 में से 2 जाएगा तो 10⁻0 बचेगा। और किसी अंक के ऊपर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 मानते हैं, तो ये 8 गुणे 1 हो जाएगा बेटा। और फाइनली आपका विद्युत वाहक बल E जो आएगा ना वो 8 वोल्ट आ जाएगा, 8 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, हमारा विद्युत वाहक बल तो आ गया। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पे जानना था, वो फॉर्मूला हमें लगाना था ये वाला। ठीक है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला बताया है, इसी फॉर्मूले को देखते हुए मैंने पूरा ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। लेकिन अभी एक चीज और हमें निकालनी है इस न्यूमेरिकल में, आप खुद ही देख लो, इसमें एक चीज और निकालनी है, धारा। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा निकालिए भैया। तो अब हम प्रेरित धारा को भी यहाँ पे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम है, तो कुंडली में प्रेरित धारा, कुंडली में प्रेरित धारा, तो धारा इक्वल टू क्या होगा भैया, धारा को I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू V/R होता है, लेकिन यहाँ पे I इक्वल टू E/R हो जाएगा, क्योंकि E है हमारा विद्युत वाहक बल, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से धारा हम निकाल लेंगे, I इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है आप खुद ही बताओ, 8 हमने निकाला है, और प्रतिरोध आपका नीचे दिया ही गया है, ये देखो 4 ओम है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, कट करेंगे तो 4 2 जा 8, तो I की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो 2 एम्पियर हो जाएगी, 2 एम्पियर। तो ये धारा भी हमारी निकल चुकी है, बस हो गया, समझ में आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। ठीक, आंसर आ गया। तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का जो तीसरा क्वेश्चन था ना, वो भी फाइनली सॉल्व हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे। देखो भैया क्लास बहुत लॉन्ग हो रही है, तो हमने क्या किया है कि आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाने का सोचा है। ठीक है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय हो गया, सब हो गया। अब विस्तृत उत्तरीय को हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, तो स्पेशल लोगों को स्पेशल क्वेश्चन ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। भैया 2017, 18, 23, 24 सब में आ चुका है। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं फिर हम। देखो बायो-सेवर्ट का नियम, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब बायो और सेवर्ट जी ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट, ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक ही है, शायद नहीं, अलग अलग हैं। ठीक है, बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, ध्यान से समझ लो, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक का लघु अवयव जो डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। मतलब सबसे पहले हमें एक चालक तार ले लेना है। देखो इसमें फिगर भी तो बनाना पड़ेगा भाई, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, एक चालक तार ऐसे ले लिया। अब इस चालक तार को नाम दे देंगे, ये आपका जो चालक तार है ना वो XY है। नीचे मैंने X लिख दिया, ऊपर Y लिख दिया।
ठीक है। इस चालक तार में हमारी धारा भी बह रही है, धारा आई इसमें बह रही है। अब इस चालक तार का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, यहां से यहां तक एक छोटा सा अवयव ले लेंगे, डेल्टा एल, डेल्टा एल ले लेंगे। ठीक है। अब मैंने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि इस डेल्टा एल से आर मीटर की दूरी पर, देखो आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। मान लीजिए यहां पे एक बिंदु P है जिस पर डेल्टा B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब इनके बीच की दूरी भी दी गई है R मीटर, तो हम यहां पे लिख देंगे R मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब हमने एक चालक तार XY ले लिया, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो इस चालक तार का एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B उत्पन्न हुई है। अब ये जो डेल्टा एल है ना, ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखो यहां पे लिखा है, किसी धारावाही चालक का लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है ना क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारक क्या है उसको समझ लो। सबसे पहला है डेल्टा B। डेल्टा B चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित धारा, जो चालक में प्रवाहित धारा आई है ना, आई उसके अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। यानी कि जो हमारा डेल्टा B है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, वो आई के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, मतलब ये जो डेल्टा B है ये इसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। दूसरा देखो भैया, अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई जो हमने ली है डेल्टा एल, क्या लिया हमने, डेल्टा एल, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसके अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा एल है वो डेल्टा बी जो है ना, ये जो डेल्टा बी है ये अवयव की लंबाई डेल्टा एल जो हमने लिया है अवयव की लंबाई, इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि डेल्टा बी जो है समानुपाती होगा किसके, डेल्टा एल के भी ये समानुपाती होगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, जो डेल्टा बी होगी वो अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच, देखो यहां पे अवयव की लंबाई जो डेल्टा एल है और जो बिंदु P है इसके बीच में एक कोण बन रहा है, थीटा कोण। तो ये थीटा कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहीं पे लिख देंगे, ज्यादा हम इधर उधर नहीं जाएंगे। तो तीसरा हमारा है डेल्टा बी, डेल्टा बी अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच, बिंदु P के बीच बने कोण, जो थीटा है, जो थीटा कोण बन रहा है ना, इसकी ज्या, थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। यानी कि डेल्टा बी जो है ये प्रोपोर्शनल टू है, समानुपाती है किसके, साइन थीटा के, साइन थीटा के। और ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 3। एक चीज और है, डेल्टा बी जो होगा, चौथा हमारा कंडीशन है, जो यहां पे डेल्टा बी होगा ना, ये चालक से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा बी चालक से
चालक से बिंदु P के बीच, बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि सॉरी, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप लोग सही कर दीजिएगा। व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि डेल्टा बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, मतलब इसके बीच की दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब चारों समीकरण को हम मिलाएंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर तो बेटा जब इसको मिलाएंगे ना तो हमारा एक फॉर्मूला जो आएगा, देखो डेल्टा बी तो आपका कॉमन है, ये अनुक्रमानुपाती होगा। देखो ये धारा के अनुक्रमानुपाती है, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा के अपान व्युत्क्रमानुपाती है r² की। तो जब सबको मिलाएंगे ना, देखो आई और डेल्टा एल और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, r² की व्युत्क्रमानुपाती है, तो कुछ ऐसा आएगा। अब जब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो डेल्टा बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो इसमें जुड़ जाएगा μ0/4π, ये एक नियतांक जुड़ जाएगा, इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। यही हो जाएगा फॉर्मूला किसका, यही फॉर्मूला हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम का। μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, 4π तो आपका नियतांक है ही। अब देखो 4π μ0/4π की एक वैल्यू होती है, वो भी जान लो बेटा, ये एक नियतांक है, नियतांक। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होगी ना वो होगी 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है μ0 की, ध्यान रखना बेटा, मैं बोल दे रहा हूं, ये जो आपका μ0/4π है ना, ये एक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 आपकी निर्वात की चुंबकशीलता है, लिख दो, और इसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷। अरे भैया वही तो, देखो इस 4π को इधर लेकर चले जाओ तो 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बस ये हो गया बेटा, यही आपका फॉर्मूला, और यही बायो-सेवर्ट के नियम का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको फिजिक्स के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सारे क्वेश्चन बता दिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? भाई 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम चल रहे हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।